हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में बेसिकली बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड मेंस में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन का एक सेटअप बनाए थे। 3 क्वेश्चन हम लोग देखे थे जो कि उस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पूछता है यूनाइटेड नेशंस से क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आंसर का फॉर्मेटिंग में डिजाइन किए थे कि इस तरह का आप फॉर्मेट में आप आंसर लिखिए, ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब आंसर का फॉर्मेट में सबसे पहला चीज़ हम लोग डाले थे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आज हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का इंट्रोडक्शन, और मेंस का तो इंट्रोडक्शन का हम लोग डिस्कस करेंगे। इस साथ साथ प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसके बारे में भी आप लोग की जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। यूनाइटेड नेशंस, सबसे पहली बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कंसेप्ट आया क्या। संयुक्त राष्ट्र संघ का कंसेप्ट आया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आया। फर्स्ट वर्ल्ड वार आने के बाद में देखा कि बहुत ज़्यादा इसमें तबाही हुई, पूरा दुनिया में खलबली मची। उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वार भी आ गया। तो यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार आने के बाद में कुछ ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया कि सेकंड वर्ल्ड वार नहीं हो सके। इस वजह से सेकंड वर्ल्ड वार भी हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार होने के बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद में 1945 में ये कंसेप्ट लाया गया कि ऐसा कुछ बनाया जाए, ऐसे कुछ चीज़ों पे पूरी दुनिया सहमत हो कि अगला वर्ल्ड वार का कंसेप्ट दिमाग में नहीं आए। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था उसके बाद में लीग ऑफ नेशंस जो 1919 में इसको बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल के द्वारा एक संधि हुआ था, उसके द्वारा इस बात पर सहमत हुए थे कि लीग ऑफ नेशंस बनाया जाए, मतलब राष्ट्रों का एक समूह बनाया जाए जो कि इस बात को ध्यान में रखे कि आगे से किसी भी प्रकार का विश्व युद्ध नहीं हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं देखा गया, और इसके वजह से हुआ सेकंड वर्ल्ड वार का आगाज हो गया 1939 से। अब जो है 1939 से ये 45 तक चला, लेकिन 45 तक जब चला उसके बाद से दिमाग में आया कि आगे अब ऐसा थर्ड वर्ल्ड वार का कंसेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए, कुछ अच्छा कदम उठाया जाए। उसको लेकर फिर जो है 26 जून 1945 को एक चार्टर साइन हुआ यूनाइटेड नेशंस को लेकर, जिसमें कि कुछ देश आए सामने आए और उसके साथ इस बात पर सहमत हो कि आगे का किसी भी प्रकार का मतलब विश्व युद्ध का कंसेप्ट नहीं है। 26 जून 1945 को चार्टर साइन हुआ और 24 अक्टूबर 1945 उस समय टोटल 51 कंट्रीज थे, टोटल 51 देश थे जो कि इस चार्टर को साइन किए। और 24 अक्टूबर 1945 से फुल फ्लेज में काम करने लगा यूनाइटेड नेशंस। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा हम लोग कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग लीग ऑफ नेशन की बात करें तो 1919 में आया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसको 1946 में जब हमारा यूनाइटेड नेशन आ गया तो इसको फिर हटा दिया गया लीग ऑफ नेशंस को। यूनाइटेड नेशन का मेन काम क्या है? इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप अगर जरूरत पड़ेगा तो ये मेन वर्क जो है लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन के में अगर जरूरत पड़ गया तो आप इसको लिख सकते हैं। मेन वर्क में हो गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। दूसरा है डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे पे बात किया गया है। तीसरा है डिजर्मामेंट, यानी निरस्तीकरण, माने कोई भी देश राष्ट्र जो है वो हथियार बनाने की होड़ में शामिल नहीं हो। उसके बाद में आ गया मानवाधिकार। मानवाधिकार पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून कुछ ऐसे बनाए जाएं जो कि सभी देशों पर लागू हो। पीसफुल आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, बहुत सारे देशों के बीच में विवाद होता है तो उसको कुछ शांतिपूर्ण तरीका से उनके बीच में एक समझौता लाया जाए, इसके लिए भी यूनाइटेड नेशंस काम करता है। मेन वर्क में अगर आप ध्यान रखेंगे तो यही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। दूसरा हो गया विकास की भी बात करता है, निरस्तीकरण की बात करता है कि शस्त्रों का होड़ नहीं लगे, मानवाधिकार की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करता है, और अगर दो देशों के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो उसको शांतिपूर्वक उसको कैसे समझौता किया जाए, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, उसके बारे में भी ये बात करता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग बेसिक समझ गए। अब हम लोग देखें कि इसका जो यूनाइटेड नेशंस है उसका मेन ऑर्गन, यानी उनका जो मेन इकाई कौन कौन से इसके यूनिट हैं। बेसिकली हम लोग 6 यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब संयुक्त राष्ट्र आम सभा। दूसरा हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा हो गया यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम लोग इकोसॉक कहते हैं, तो ये भी हो गया तीसरा। चौथा हो गया सेक्रेटेरिएट जहाँ पे कामकाज होता है। और पांचवा हो गया ICJ,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तीनों के बारे में जो पांचों छः है, उसके बाद छठा है जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो टोटल इसका मेन ऑर्गन में 6 ऑर्गन हम लोग जानते हैं, जिसमें से मुख्य जो हम लोग अगर मेंस में लिखे गए आंसर तो ये 6 अगर इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद हम लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ना, इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। इसमें अभी टोटल 193 मेंबर्स हैं, टोटल कंट्रीज हैं, 193 देश है। लास्ट में दक्षिण सूडान अभी जो है 2010 से 11 में मेरे ख्याल से लास्ट में ये दक्षिण सूडान इसमें जुड़ा हुआ है 193 कंट्रीज में, ठीक है। तो जितने भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सभी अध्यक्ष हैं, सभी सदस्य हैं, और सभी को एक वोट देने का अधिकार है, वोटिंग राइट दिया हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरा आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के लिए जब आप बात बढ़ती है तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा अहम भूमिका हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के लिए जिस कंडीशन पे जब भी हमारा 1945 में जब ये कंसेप्ट लाया तो उसमें सुरक्षा परिषद का जब कंसेप्ट आया तो उसके बाद में तो ये चीज़ दिमाग में रखा गया था कि इंडिया इसका क्यों मेंबर न हो। लेकिन उस समय के हालात अभी के समय हालात बहुत डिफरेंट है। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया अपना दावा काफ़ी मजबूती से पेश कर रहा है। इसके बारे में हम लोग आगे के लेसन में हम लोग बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य होते हैं जो कि नॉन परमानेंट होते हैं, वो हर 2 साल पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मतलब जो 10 सदस्य है जो नॉन परमानेंट है, उनका टेन्योर 2 साल होता है। 2 साल बाद वो हट जाएंगे, उनके जगह पर कोई और आ जाएंगे, यानी हर 2 साल बाद 5 सदस्य हटते हैं। और 5 जो है वो परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर 5 जो है वो सब है, आप लोग जानते होंगे, जिसमें कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, और फ्रांस हो गया, और सॉरी भी मैं भूल रहा हूँ, रसिया हो गया, 4 हो गया, एक और यूके हो गया। तो टोटल 5 कंट्रीज जो है इसमें यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य हैं। 10 जो है अभी जो है नॉन परमानेंट, उसमें से 5 अभी 4 जनवरी से वो काम करना। 5 ऐसे देश हैं जिनका समय खत्म हो गया और 4 जनवरी के बाद वो फिर से रिन्यू करते हुए नया सदस्य जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जुड़ गए। उस 5 सदस्य में एक इंडिया भी है। इंडिया अभी जो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद है उसमें नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 4 जनवरी से इंडिया भी काम करने लगा है, ठीक है। तीसरा देखिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक और सुरक्षा परिषद के रूप में काम करता है। इसमें टोटल 54 देश हैं, 54 देश हैं इसके मेंबर। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर 54 देश हैं। सभी का जो पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, 3 साल बाद उनका पीरियड खत्म हो जाता है। चौथा होता है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट जैसे हम जानते हैं सचिवालय। तो सचिवालय में क्या होता है, वहाँ डे टू डे वर्क होता है, यूनाइटेड नेशन में क्या क्या स्टेप लिया गया, क्या क्या आगे किया जाएगा, तो उसके लिए डे टू वर्क जो है यहीं पे किया जाता है सचिवालय में। और जो 5वां हो गया ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जिसका हेडक्वार्टर वो नीदरलैंड में है, हेग में, द हेग नीदरलैंड का कैपिटल है, तो द हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको कहा जाता है वर्ल्ड कोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन का ये एक प्रमुख इकाई है जो कि न्यूयॉर्क से बाहर है, बाकी सारे जो है वो न्यूयॉर्क में ही हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें टोटल 15 जज होते हैं, ठीक है। 15 जज जो 9 साल के लिए होते हैं, इनका पीरियड 9 साल होता है। और 5 जज ऐसे होते हैं जो हर 3 साल पे चेंज होते रहते हैं। तो उसमें से जो है अभी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया का जो जज हैं दलवीर भंडारी, फिर से उनको री इलेक्ट कर लिया गया है और अभी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो जज के रूप में है दलवीर भंडारी। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखिएगा। कुछ हम लोग और इसमें देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। हम सभी जानते हैं न्यूयॉर्क में है। लैंग्वेज वहाँ पे टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो वहाँ का जो भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज वो 6 है, जिसमें एक है अरबियन, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन। टोटल 6 इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया भी डिमांड कर रहा है क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा सेकंड सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाला पॉपुलेशन है, तो इंडिया जो है हिंदी को भी प्रमोट कर रहा है। तो हिंदी पे काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी भी एक रखा जाए। टोटल मेंबर कंट्री हम लोग देख लिए कि टोटल 193 है। लास्ट जो है साउथ से राउंड है। सेक्रेटरी जनरल इसके जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। और इंडियन के अगर देखें, इंडिया का देखें यूनाइटेड नेशन में, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो चीफ साइंटिस्ट हैं
मुख्य वैज्ञानिक जो है जो कि HIV और ट्यूबरकुलोसिस पे काम करते हैं, टीबी पे काम करते हैं, वो है सौम्या स्वामीनाथन। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथन यूनाइटेड नेशन के WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि HIV और टीबी से रिलेटेड चीज़ों पे रिसर्च कर रही हैं। दूसरा हम लोग देखें कि यूनाइटेड नेशन में हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दलवीर भंडारी जी हैं, जो कि फिर से चुने गए हैं। और तीसरा जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ सी, समुद्र का जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रिब्यूनल है, उसमें नीरू चंद्रा जी उसके एक प्रमुख सदस्य हैं। तो ये 3 गो मेंबर हैं जो कि आपको जीके में प्रीलिम्स में अगर पूछता है तो ध्यान में रखिएगा, ये 3 लोगों को ध्यान में रखिएगा। 4 जनवरी को क्या हुआ? 4 जनवरी 2020 में हम लोग 2021 में देखेंगे, यूनाइटेड नेशन के जो एम्बेसडर हैं TS त्रिमूर्ति जो है इंडियन फ्लैग को लेकर गए और वहाँ पे जो हमारा इंडिया भी जो है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है, तो उसका जो प्रोसेस है वो किया गया। इंडिया के साथ साथ और 4 देश हैं जो कि नॉन परमानेंट के रूप में 4 जनवरी 2021 से काम करना शुरू कर दिए हैं। नॉर्वे हो गया, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको। नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको और 5वां हो गया इंडिया। तो बाकी जो 5 देश थे, मैंने जो पहले से 5 देश थे, वो उनका पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद में इंडिया जो है, इंडिया के साथ साथ और 4 कंट्री जो है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। इंडिया जो है अभी तक में टोटल 8 बार ऐसा है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नॉन परमानेंट मेंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है। अभी इसके बारे में हम लोग और देखें तो अस्थायी अध्यक्ष जो है इंडिया को बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट के रूप में देखा जाए तो अगस्त 2021 में बनाया जाएगा। इंडिया को बनाया जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में बनाया जाएगा अगस्त 2021 में। 2022 की बात करें तो 2022 में इंडिया जो है 1 महीने का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, कोई भी महीने का। अब इसको चुना जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो हमारे कंट्रीज होते हैं उसके आधार पे चुना जाता है। 1 महीने के लिए 2022 में इंडिया को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में देखा जाए तो टोटल हम लोग देखें 193 देश हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 ऑब्जर्वर स्टेट को भी रखा गया है जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है वो। ठीक है, उसमें से एक देश हो गया वाटिकन सिटी और दूसरा हो गया फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा, उसके लेकर वोटिंग भी हुआ था। पहले फिलिस्तीन को तो एक देश का भी दर्जा नहीं दिया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, एंटिटी एक माना जाता था कोई चीज़। लेकिन 2012 के बाद में इसको यूनाइटेड नेशंस जो है इसको नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में रखा, लेकिन इसको ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में रखा। तो यूनाइटेड नेशन में 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, एक है वेटिकन सिटी और दूसरा हो गया फिलिस्तीन। तो ये आप लोग जीके के लिए, प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखिएगा। अभी कुछ दिनों पहले जो है वेनेजुएला, लीबिया, ये दोनों को जो है सस्पेंड कर दिया गया यूनाइटेड नेशन से वेनेजुएला और लीबिया को सस्पेंड कर दिया गया है वोटिंग से। इन लोग जो है वोटिंग नहीं कर सकते हैं। उसका मेन वजह है कि इन लोग पर कुछ ड्यूज पेमेंट था, उसको नहीं दिया, जिसकी वजह से दोनों को हटा दिया गया था। तो हम लोग मेन चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड अगर इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप बताएंगे, यूनाइटेड नेशन का कब हुआ, उससे रिलेटेड कुछ का करेंट न्यूज़ है, करेंट न्यूज़ के साथ जोड़ के आप इंट्रोडक्शन दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करने की बात का क्वेश्चन पूछ रहा है तो यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड कुछ करेंट में कुछ अगर इशू आया है उसको आप इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए, या तो फिर यूनाइटेड नेशन का आप जो शुरू में डालते हैं कि क्यों लाया गया था उसका कुछ कारण दे दीजिए, और टोटल जो है 24 अक्टूबर 1945 से काम करने लगा, क्यों काम करता उसके बारे में आप जान दीजिए। आइए बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिए, इसका जो इकाई है, यूनिट है, जो मेन ऑर्गन्स है उसको आप लोग लिख सकते हैं आंसर में। इतना से ही आपको कंप्लीट आंसर इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ज़्यादा तो कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड, खासकर जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड करंट में अभी क्या न्यूज़ है उसको आप लोग जरूर ऐड करना शुरू कीजिए, इससे आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी प्रभावी होगा। आगे के हम लोग लेसन में देखेंगे यूनाइटेड नेशन का 75 साल, उसमें क्या अचीवमेंट हुआ और क्या फेल्योर हुआ, और उसमें इंडिया का इसमें क्या फ़ायदा नुकसान, इंडिया की भूमिका क्या है, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का प्रबल दावेदारी का कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर आगे लेसन की हम लोग बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।